हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। क्लास 11th के हम लोग बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो कि जीव जगत है, ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट जान गए थे, फर्स्ट पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का। एनसीईआरटी है, जी हाँ एनसीईआरटी। चाहे जो बोर्ड है, यूपी, एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने भी हैं, झारखंड, राजस्थान, सभी के लिए है। सही बच्चे देखें इसको। दिल्ली एक तरफ से एनसीईआरटी बेस पे है पूरा हमारा, ठीक नहीं, एनसीईआरटी ही है इसको। हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है टॉपिक उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है अगर आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारे कोई भी आप ही रख सकते हैं, कोशिकाओं में संपन्न जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उसमें संपन्न होने वाली क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में संपन्न होने वाली सभी सामूहिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं उपापचय कहलाती हैं। अगर उपापचय की बात करें तो यह हमारी मुख्य 3 प्रकार की होती है, क्योंकि जीवधारियों के शरीर के अंदर जितने भी हमारी क्रिया होती है, क्योंकि जीवधारियों के अंदर ही कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो जीवधारियों के अंदर कोशिकाओं में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती है। तो लिख सकते हैं जीवधारियों के कोशिकाओं में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं, कोशिकाओं में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो होती हैं, संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओ है, मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो जितनी जीवधारियों के अंदर कोशिकाओं में संपन्न वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती हैं। अगर उपापचय की बात करें तो उपापचय 2 प्रकार की होती है। तो लिख सकते हैं हमारा जो हमारे अंदर जितने भी, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जीवधारियों के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2 प्रकार की। पहली होती है हमारी उपचयी क्रियाएं। पहली क्या होती है? उपचयी क्रियाएं। दूसरी क्या होती है? अपचयी क्रियाएं। पहली उपचयी क्रियाएं, दूसरा अपचयी क्रियाएं। तो हम लोग पहला जानेंगे उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं उपचयी क्रियाओं के द्वारा सरल अणुओं को जटिल अणुओं या फिर जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। यानी कि उपापचयी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमारी सरल अणुओं को हमारे किसमें या फिर सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदला जाता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया के अंतर्गत पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत जो हमारा होता है, ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 तथा H2O का उपयोग द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हमारा उपचयी क्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें लिख सकते हैं उपचयी क्रिया में याद रखिएगा, उपचयी क्रिया में हम लिख सकते हैं कि उपचयी क्रिया में सरल
पदार्थों को जटिल जटिल पदार्थों में बदला जाता है, पदार्थों में बदला जाता है। तो उपचयी क्रिया में क्या होता है, इसमें सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में अगर बात करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के उपयोग द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना उपचयी क्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरिम 6, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु हैं, 6, और जल के कितने हैं, 12। क्या बनाते हैं हमारे C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज बनाता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनाता है, प्लस 6H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमारा एक सरल है और सरल से क्या बन रहा है, जटिल बन रहा है। तो यही जो क्रिया होती है वो हमारा उपचयी क्रियाओं के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आता है। दूसरा हमारा होता है अपचयी क्रिया। क्या होता है, अपचयी क्रिया। अब हम लोग जानते हैं ये हमारा अपचयी क्रिया क्या होती है। तो इसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि हमारी इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे कार्बनिक पोषक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप इसमें सरल अणुओं का निर्माण होता है। लिख सकते हैं अपचयी क्रियाओं में जटिल पदार्थों का, सीधा लिखें, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदला जाता है, सरल पदार्थों में बदला जाता है। तो इसमें याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपचयी क्रिया में क्या होता है, अपचयी क्रियाओं में जितने भी जटिल पदार्थ हैं सरल पदार्थों में बदले जाते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हमारी यही आप ले लीजिए कि ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमारी, फिर देखिए जैसे कि ये हमारे यहाँ पे बना, अगर इसका हम लोग क्रिया करा देंगे तो फिर हमारे यही बन जाएगा। तो सरल से जटिल, जटिल से सरल, तो ये लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 ले लीजिए और इसको बीकर में कर देंगे, गर्म करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमारी क्या निकलेगी, ऊर्जा विमुक्त होगी। याद रखिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, आपका उपापचय तथा उपापचय के प्रकार। अब हमारा आता है समस्थापन। क्या आता है, समस्थापन, होमो या फिर होमोस्टैसिस, समस्थापन। अगला हेडिंग आता है समस्थापन। मेरे प्यारे बच्चों, समस्थापन क्या होता है, तो जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, याद रखिएगा, जैविक संतुलन को स्थिति को बनाए रखने के लिए या फिर आप लिख सकते हैं कि स्वनियामक प्रणाली में साम्यावस्था में बने रहने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है या फिर जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखना ही समस्थापन कहलाता है। क्या, जैविक संतुलन की स्थिति बनाए रखना समस्थापन कहलाता है, समस्थापन कहलाता है। तो समस्थापन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जैविक संतुलन की स्थिति को बनाए रखना ही हमारा क्या कहलाता है, समस्थापन कहलाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अगर इसको देख सकते हैं, जो जीव होते हैं, जीव की आंतरिक परिस्थितियों का नियंत्रण करने वाला जो तंत्र होता है, समस्थापन बनाए रखने का कार्य करता है, वही सब हमारा समस्थापन होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं इसमें ही। अब हमारा क्या है, तो वो है हमारा
सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, हमने जो आपको बताए थे उपापचय, समस्थापन, ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये हमारी ये जानते क्या है, ये हमारे सजीवों के लक्षण में बता रहा हूँ। सजीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो सजीवों में हमारी उपापचय की क्रिया होती है, समस्थापन की क्रिया होती है, और किसकी होती है, यह सजीव उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक किसी भी प्रकार के उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं सजीव अपने पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक किसी भी प्रकार का उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये सब सजीवों के लक्षण हैं। और हमारे इसमें क्या लक्षण होते हैं, और इसमें जो लक्षण होता है, जनन सजीवों का अभिलाक्षित गुण होता है। जनन सजीवों का अभिलाक्षणिक होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये सब हमारे क्या है, सजीवों के लक्षण होते हैं। जो सजीव होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और क्या होता है, जो सजीव होते हैं जनन सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि वो जो सजीव होते हैं वो जनन क्रिया करते हैं। ये जनन क्रिया क्या होती है, जनन क्रिया प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन की क्रिया, यानी कि जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जो जीव होते हैं अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतानें, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। और हमारे सजीवों में क्या लक्षण होता है, वृद्धि एवं विकास सजीवों का गुण होता है। वृद्धि और विकास भी सजीवों का गुण होता है। ये वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और हमारा सजीवों में अनुकूलन होते हैं। और क्या होते हैं, जो सजीव होते हैं, सजीव वो अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि जो जीवधारी होते हैं, जीवों में आकारी, शारीरिक, कायिक एवं व्यवहारगत जो गुण पाए जाते हैं, वो किसी पर्यावरण विशेष में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम होते हैं, जिसे अनुकूलन करते हैं। यानी कि सजीव जो किसी पर्यावरण विशेष में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम होते हैं। यापन हेतु क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो याद रखिए ये हमारे सजीवों का लक्षण है। अगले हम लोग टॉपिक में जानेंगे सजीवों और निर्जीवों में अंतर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।